Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about Machiavelli as the father of modern political thought. Machiavelli आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में। तो आज हम मैकियावेली के बारे में ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनको आधुनिक राजनीतिक पिता के रूप में क्यों माना जाता है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। मैकियावेली मध्य युग और आधुनिक युग को आपस में जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है। मध्य युग और आधुनिक युग के बीच में ही मैकियावेली का जन्म हुआ था और मध्य युग आधुनिक युग को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में मैकियावेली को माना जाता है। डनिंग का कहना है कि मैकियावेली मध्य युग और आधुनिक युग का संबंध विच्छेद करने वाला पहला विचारक है। मध्य युग से आधुनिक युग का संबंध तोड़ने वाला पहला विचारक मैकियावेली है। प्रोफेसर जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के पिता की संज्ञा दी है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त है। उसने मध्य युग की मान्यताओं और परंपराओं की उपेक्षा करने के साथ साथ राजनीति को नवीन व्यवहारिक रूप दिया। डनिंग का कहना है, यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। तो मैकियावेली ने मध्य युग को समाप्त करके आधुनिक युग की शुरुआत की। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक युग का पिता कहा जाता है और उसे आधुनिक युग का पिता कहने का यही तात्पर्य है कि आधुनिक युग मैकियावेली से ही शुरू होता है और इस युग के शुरू होते ही मध्य युग का अंत हो जाता है। लेकिन कुछ विचारकों का ये कहना है कि आधुनिक युग के पिता का स्थान बोंदा को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बोंदा ने ही सबसे पहले आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की मूल विशेषता संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। संप्रभुता आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की मूल विशेषता है और इसको परिभाषित बोंदा ने किया। इसलिए कुछ विचारक मानते हैं कि आधुनिक युग के पिता का स्थान बोंदा को मिलना चाहिए। लेकिन मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रवर्तक मानने का सबसे बड़ा ये कारण है कि वही पहला व्यक्ति था जिसने व्यवहारिक राजनीति पर जो विचार प्रकट किए हैं उनका पालन आज लगभग सभी राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। मैकियावेली ने जो भी विचार प्रकट किए हैं आधुनिक युग में भी उसका प्रयोग किया जा रहा है, जबकि बोंदा वह पहला राजनीतिक विचारक था जिसने राज्य का आधुनिक रूप में सैद्धांतिक विवेचन किया। बोंदा ने सैद्धांतिक विवेचन किया और मैकियावेली ने व्यवहारिक। इसलिए मैकियावेली को ही आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है। इसके अतिरिक्त बोंदा स्वयं को मध्ययुगीन प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाया था, लेकिन मैकियावेली ने मध्य युग से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया था और एक नए युग की शुरुआत की। आधुनिक युग की सभी मान्यताएं मैकियावेली के ग्रंथों में विद्यमान है। मैकियावेली ही एक ऐसा विचारक है जिसने मध्य युग का अंत करके आधुनिक युग की शुरुआत की है। मैकियावेली की रचनाओं में किए गए कार्यों के आधार पर निसंकोच से कह सकते हैं कि वह आधुनिक युग का पिता था। इसको निम्नलिखित आधारों पर प्रमाणित किया जा सकता है। मैकियावेली को आधुनिक युग का पिता मानने के क्या क्या कारण हैं उनका वर्णन दिया गया है। सबसे पहला कारण है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार। मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया। उसके विचार मध्यकालीन विचारों की परंपरा से पूरी तरह से अलग है। उसने अपनी रचनाओं द्वारा निम्नलिखित मध्यकालीन विचारों पर प्रहार किया। सबसे पहले दैविक कानून पर। मध्य युग में राज्य के कानून की अपेक्षा दैविक कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जनता को दंड देकर परलोक प्राप्ति के योग्य बनाया जाता था और राज्य को एक तुच्छ संस्था समझा जाता था जिसका जन्म मानव के पतन के कारण हुआ। मैकियावेली ने इस विचार का घोर विरोध किया और राज्य को सर्वोच्च संस्था बताया। तो मैकियावेली ने मध्ययुगीन में जो दैविक कानून प्रचलित थे उस पर प्रहार किया। दूसरा, पोप का प्रभुत्व। मध्य युग में राज्य की समस्त शक्ति पोप के हाथों में थी और वह ईश्वर का पुत्र उत्तराधिकारी भी माना जाता था। उसकी निरंकुशता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके परिणाम स्वरूप वह राज्य और चर्च के पदाधिकारी
पोप और चर्च के पदाधिकारी अनैतिक और चरित्रहीन हो गए थे। उसकी अनैतिकता और पतन से देश में भारी अर्थव्यवस्था फैल गई थी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। मैकियावेली एक सच्चा देशभक्त था, इसलिए उसने निरंकुश पोप तंत्र की आलोचना की और राज्य को प्रभुत्व संपन्न व चर्च को उसका अनुगामी बताया। तीसरा कारण सामंतवाद। मध्य युग में राज्यों की एकता के लिए सामंतवाद एक बाधक सिद्ध हुआ। एक राज्य में सम्राट के अधीन बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे, जिनका अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत होता था। ये सामंत लोग ही अपने क्षेत्र में सेना आदि की व्यवस्था करते थे। उन दिनों आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं थे। इन साधनों के अभाव में सम्राट का इन सामंतों पर उचित नियंत्रण नहीं रह पाता था, इसलिए राज्यों में अव्यवस्था फैली रहती थी। मैकियावेली ने इटली की अवस्था के लिए सामंतवाद को भी दोषी ठहराया और सामंतवादी विचारधारा पर भी प्रहार किया। दूसरा कारण है ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली को आधुनिक युग का पिता मानने का दूसरा कारण है उसने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। मध्य युग में धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याएं फैली हुई थी और इन समस्याओं का चिंतन स्कोलास्टिक पद्धति के आधार पर किया जाता था, जिसमें पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद अंतर पक्ष के रूप में उसका खंडन प्रबल तर्कों के आधार पर किया जाता था। मैकियावेली ने इस पद्धति का यानी स्कोलास्टिक पद्धति का त्याग करते हुए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया है। मैकियावेली ने अपने विचारों तक पहुंचने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने राजनीति विज्ञान का आधार ही बदल दिया। तीसरा कारण राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्ष्य राज्य को प्राप्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है और अरस्तु के बाद मैकियावेली ही सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। मैकियावेली ने इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की आवश्यकता है। राज्य को उन्होंने एक प्रकार से साधन बना दिया है। सेबाइन का कहना है कि किसी भी अन्य विचारक की अपेक्षा में मैकियावेली ने आधुनिक राजनीति के अर्थ में राज्य की सबसे सही परिभाषा दी है। चौथा कारण है राज्य की प्रभुसत्ता का समर्थन। संप्रभुता की धारणा को आधुनिक युग की प्रत्येक धारणा कहा जा सकता है। यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बोंदा, ग्रोशियस, होब्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं दिए हैं और न ही उसकी कोई परिभाषा दी है, लेकिन राज्य को उसने सर्वोपरि संस्था माना है जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती हैं। मैकियावेली ने यह प्रतिपादित किया है कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी इस स्थिति के प्रति सचेत है। पांचवा कारण है राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक। आधुनिक युग राष्ट्र राज्यों का युग है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का मुख्य कारण इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों की तरह ही इटली का एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठन करना था। इटली जो कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मैकियावेली के समय में राष्ट्रीय राज्य शक्ति के प्रतीक और विकास के लिए अधिक उपयुक्त थे, इसलिए वह भी यही चाहता था कि इटली का राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण हो और वह एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र का आकार ग्रहण कर सके। इस तरह इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करके उसने आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। छठा कारण है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली के विचारों की एक विशेषता है राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से मुक्त करना। इस दृष्टि से वह मध्यकालीन विचारकों से बिल्कुल अलग था। मध्य युग के समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा और नैतिकता और धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास रोका गया। मध्य युग के अंत में राजनीति को धर्म से अलग करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इस संबंध में आवश्यक साहस नहीं दिखाया। मैकियावेली ही सबसे पहले निडरता के साथ ये घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के नैतिक और अनैतिक साधन अपनाए जा सकते हैं। डिस्कोर्सेस में
मैकियावेली ने लिखा है कि मैं यह विश्वास करता हूँ कि जब राज्य का जीवन संकट में हो तो राजाओं और गणराज्य को रक्षा के लिए विश्वासघात और कृतघ्नता का प्रदर्शन करना चाहिए। ये थे मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता मानने के लिए क्या क्या कारण है, उनके बारे में हमने अब डिस्कस किया है। अब हम आलोचनाएं देखेंगे। कई आलोचक हैं वो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने मैकियावेली की आलोचनाएं की हैं। मैकियावेली ने राज्य के संबंध में जो विचार दिए हैं अधिकतर वह आधुनिक राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आलोचक मैकियावेली की कृतियों में ऐसी बहुत सी बातें पाते हैं जो कि उसके आधुनिक युग के जनक होने के दावे का या तो खंडन करती है या फिर उसे कमज़ोर करती है। तो ये दावे इस प्रकार है। सबसे पहली आलोचना, मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं भी चर्चा नहीं की। इस प्रकार वह राज्य के आवश्यक तत्व संप्रभुता के बारे में पूरी तरह से मौन है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। तो मैकियावेली ने संप्रभुता की चर्चा नहीं की है, इसलिए वह आलोचना का शिकार हुआ। दूसरी आलोचना है, मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है लेकिन गलत तरीके से। वह व्यक्तिगत अनुभव और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर ही कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा है और उनकी पुष्टि में खोज कर ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में मैकियावेली ने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपने विचार दिए हैं और उनको पुष्ट करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण खोज कर प्रस्तुत किए। इसलिए जोन्स ने लिखा है कि बोंदा मैकियावेली की अपेक्षा आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह से करता है। परंतु क्या हमें पिता में संतान के गुण ढूंढने चाहिए? वस्तुतः हम संतान में ही पिता के गुण ढूंढते हैं। यह सच है कि मैकियावेली ने आधुनिक युग के राजनीतिक विचारों के भवन का निर्माण नहीं किया है, लेकिन उसकी आधारशिला अवश्य रखी है। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अधिकांश विद्वान मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मानते हैं। यद्यपि बोंदा पहला विचारक था, राष्ट्रीय राज्यों की संप्रभुता को स्पष्ट तौर पर बोंदा ने परिभाषित किया, परंतु फिर भी मैकियावेली को ही आधुनिक युग का प्रवर्तक माने जाने का कारण यह है कि उसने व्यवहारिक राजनीति पर जो विचार प्रकट किए हैं उनका पालन आज भी लगभग सभी राजनीतिज्ञों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। आधुनिक राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन उसकी महत्वपूर्ण देन है और द प्रिंस आधुनिक शासन कला के तरीकों का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजदर्शन का जनक होने का गौरव प्रदान करना ही चाहिए। तो आज की क्लास में हमने मैकियावेली के बारे में जाना कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में क्यों माना जाता है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।